हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर जो है ऊष्मागतिकी, जिसका यह चैप्टर का अंतिम ही लगभग वीडियो चल रहा है। ये लगभग चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक जो है गिब्स मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं और दूसरा है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसे कहते हैं। इन दोनों पर हम डीप में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया है गिब्स मुक्त ऊर्जा। अब यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, बट आपको परिभाषा हम याद कराएंगे, ध्यान से समझेंगे आपको याद हो जाएगा। ऐसा है कि ये टॉपिक जो है ना, ये बहुत ही कम स्टूडेंटों को समझ में भी आता है और समझ में आ भी जाए तो उनको याद नहीं हो पाता है। तो समझना ध्यान से आपको पड़ेगा, तब आपको याद होगा। तो देखिए, अगर हम सिंपल में कुछ कहें आपसे कि मान लेते हैं आप ही हैं, आपके पास मान लेते हैं मैं कह दूं कि 1040 रुपये है। ठीक है जी, मैंने मान लिया कि आपके पास 1040 रुपये है। मान लेते हैं 1040 रुपये का मतलब मान लेते हैं 2 500 का नोट है, 500 का 2 नोट है तो 1000 हो गया और 40 आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, छुट्टा पैसा है वो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए कि आपको मान लेते हैं वो 140 रुपये आपके पॉकेट मनी से मिले हुए हैं और मुझे मतलब आपको इसको महीने में खर्च करना है। तो सपोज डैट आपको कहा जाए कि मान लेते हैं आज आपको खर्च करना है, तो आपसे कहा जाए कितना आप खर्च करेंगे, आगे भी और भी आपको चलाना है आपके घर परिवार को। ठीक है, अपने मतलब खर्चे को चलाना है। तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरे पास 500 का एक नोट है, तो ये और एक और नोट है 500 का, एक है 40 का। ठीक है, ऐसे है। तो आप क्या करेंगे, ये 40 छुट्टा है ना जो, इसको आप कहेंगे कि चलिए मैं इसको खर्च कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं खा लेता हूँ और ये 500 का जो नोट है इसको मैं बचा कर रख लेता हूँ। ठीक है, आगे काम करेगा। ऐसे ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो वहीं पर ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, ये उपयोग में आप ला रहे हैं ना, ये किसी कार्य में आप खर्च कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, उसी को गिब्स मुक्त ऊर्जा कहा गया है। तो आप ध्यान से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के संबंध में आप समझिएगा। यहाँ पे कहा गया जे बिलार्ड गिब्स, ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने गिब्स मुक्त ऊर्जा को बताया है। तो जे बिलार्ड गिब्स के अनुसार किसी स्थिर ताप एवं दाब पर, याद रखेंगे ताप और दाब स्थिर होना चाहिए, जो ताप और दाब जो होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जे बिलार्ड गिब्स के अनुसार स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम के दौरान, किसी प्रक्रम मतलब किसी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा, ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा जिसे उपयोग या अधिकतम कार्य में लाया जाता है, उसे निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये क्या बताया गया, वह उपलब्ध मात्रा, मान लेते 1040 है तो वो सब आप खर्च नहीं कर सकते एक दिन में। आप क्या करेंगे, आपको महीने में ना पूरा खर्च करना है। तो आप फर्स्ट टाइम क्या कर लेंगे, आप 40 रुपये कहेंगे कि हमारे पास एक्स्ट्रा है, खुदरा है, तो इसको हम पहले खर्च कर रहे हैं। तो वही बात कहा गया कि किसी प्रक्रम के दौरान, किसी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा, इसको ऊर्जा से आप लेंगे। यहाँ पे पैसे से हमने समझाया है, पैसा क्या है, एक ऊर्जा ही है। ठीक है, एक पावर है, उसी से तो खरीदते हैं ना। तो वही बात कहा जा रहा है कि ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा जिसका उपयोग या अधिकतम कार्यों में लाया जाता है, उसे निकाय की मुक्त ऊर्जा मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि ऊर्जा की वह अधिकतम मात्रा जिसे हम कार्य में लाया जाता है, उसे निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। निकाय मतलब होता है सिस्टम, तो किसी सिस्टम की गिब्स मुक्त ऊर्जा हम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यहाँ पे बात किसकी कही जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुल मुक्त ऊर्जा, मान लेते हैं कुल उपलब्ध आपके पास ऊर्जा तो इतना है, बट आपको खुला जो है इतना ही है, इतना ही आप कार्य में लाएंगे। ठीक है, पूरा आप कोई भी आपके शरीर में जितना भी ऊर्जा है, आप चाह कर भी ना अपने पूरे ऊर्जा को एक जगह नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पे कहा गया कि जे बिलार्ड गिब्स के अनुसार स्थिर ताप और दाब पर
किसी प्रक्रम के दौरान, किसी प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा की वह उपलब्ध मात्रा जिसका उपयोग या अधिकतम कार्यों में लाया जा सकता है, उसे निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको गिब्स मुक्त ऊर्जा का परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, J = H-TS। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। जहां पर आपको ये जानना है कि जो क्या है, G क्या है, H क्या है, T क्या है, S क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पर मैं रेड कलर से ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसको मैं देखिए, जहां पर जेड क्या है, G है ना, वो गिब्स ऊर्जा है, ठीक है। तो G क्या है, गिब्स गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा है G। T क्या है, H क्या है, यहां पे H है एंथैल्पी, ऊर्जा। और यहां पे T क्या है, T है ताप। S क्या है, S है एंट्रोपी। ये बात को आप सभी को याद रखना है, एंट्रोपी है जो है S। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, इस मतलब परिभाषा को लिखने के बाद आपको ये बताना होगा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा, फिर से एंथैल्पी ऊर्जा और एंट्रोपी में निम्नलिखित संबंध होता है, और उसके बाद आपको ये समीकरण लिखना होगा। समझ में आ रहा है? आप ऊपर क्या लिखेंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा G, एंथैल्पी ऊर्जा H और एंट्रोपी S में निम्नलिखित संबंध होता है, और वो संबंध यही है, ठीक है। और ये भी बात आप याद रखेंगे कि इसी को अगर हम चाहें तो इसको हम इस प्रकार में भी चेंज कर सकते हैं, डेल G = डेल H माइनस T और फिर से डेल S। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पर अब ये क्या हो गया, डेल लगा दिया गया, तो अब परिवर्तन हम कहेंगे। जैसे G क्या था, गिब्स मुक्त ऊर्जा था ना, तो अब डेल लग गया, तो इसका मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। H क्या है, तो H एंथैल्पी ऊर्जा है ना, तो एंथैल्पी ऊर्जा परिवर्तन हो गया डेल H। उसके बाद T तापी है, और डेल S क्या है, तो एंथैल्पी ऊर्जा परिवर्तन है। समझ में आ गया? तो ये हो गया। और इसी को याद रखेंगे, एक और बात, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। और इसी को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम गिब्स समीकरण भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, गिब्स समीकरण भी कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये हुआ आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा, जो कि मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हार्ड तो टॉपिक है, बट आप एग्जाम्पल जो हमने दिया है ना, उससे अगर संबंध लगाकर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अलग से बताया है, वही एग्जाम्पल ही है, उसी तरीके के यहाँ पे बात ही हो रहा है। समझ में आया ना? तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। आप थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाकर आपको याद करना होगा, नहीं तो याद हो नहीं पाएगा ये, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, याद हो जाएगा आपको। थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, ठीक है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अगला आता है मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये आप ध्यान से समझेंगे, याद हो जाएगा। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मतलब है मानक अवस्था। मानक अवस्था का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई ऐसी अवस्था है जिसका जो दाब है वो 1 ATM हो, और जो ताप हो वो 298 केल्विन ताप हो, तो उस अवस्था को मानक अवस्था कहते हैं। तो वही बात लिखा गया है, मानक अवस्था मतलब इतना। तो मानक अवस्थाओं में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन होने के दौरान मुक्त ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है उसे मानक का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये बात आप यहां तक, पहली बात आप समझ जाइए। आप जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे A और प्लस B = C बनता है, तो हम जानते हैं ये एक रिएक्शन हो रहा है, तो हम जानते हैं इधर वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं।
इधर वाले को उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि मानक अवस्थाओं में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन होने पर, अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन होने पर मुक्त ऊर्जा जितना परिवर्तन होता है, ठीक है, होने पर मुक्त ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है, मतलब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो इसके दौरान मुक्त ऊर्जा में, जो मुक्त ऊर्जा होती है, तो मुक्त ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है, जितना परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात परिभाषा समझ गए ना। हमने क्या बताया, हमने कहा मानक अवस्था, मानक अवस्थाओं में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के दौरान मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, और वो क्या है, वो है डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस माइनस क्या होता है टी और डेल आपका क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, और यहाँ पे नॉट आप लगा देंगे, सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे नॉट यहाँ पे लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको, मतलब इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है, और डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी नॉट इंटू डेल एस नॉट, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, ये जो फॉर्मूला है ना, इसके ऊपर केवल हमने नॉट लगाया हुआ है इसमें भी, ठीक है, यही है आपका मतलब गणितीय रूप इसका। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पे जी क्या है, तो मैं ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं मैं बताता, यहाँ पे मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ। देखिए जहाँ जी क्या है, ठीक है, डेल जी है मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, समझ पा रहे हैं। जो डेल जी क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। डेल एच क्या है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, मानक एंथैल्पी परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन भी कह सकते हैं, मानक एंथैल्पी परिवर्तन। फिर से टी क्या है, तो टी तो ताप है, और डेल एस क्या है, तो आप याद रखेंगे जो डेल एस है वो है मानक एंट्रोपी परिवर्तन, मानक एंट्रोपी परिवर्तन है जो है डेल एस। तो ये इतनी बात आपको समझ में आ गया। तो देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये जैसे जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में आपको डीप में जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको शायद उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए कि ये जो खासकर ये जो चैप्टर है ऊष्मागतिकी, इसमें आप बेसिक से नहीं पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप बेसिक से यदि पढ़ते हुए भी आ रहे हैं तो बेसिक का आपको पहले इस चैप्टर का जो बेसिक है, शुरुआती के जो टॉपिक हैं, जैसे निकाय होता है, तंत्र होता है, ठीक है, तो ये सब अगर आपको नहीं पता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है, तो आपको ये सभी सब कुछ समझने में थोड़ा सा परेशानी आपको होगा। तो फिर भी मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, तब जाकर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 11th का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए, आपको चैप्टर वाइज सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, तो वहाँ से क्लास 11th की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।